एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लासिक्स चैप्टर सेकंड। आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी ने उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करना शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थीं, तो वे क्या यात्रा नहीं करते थे? क्या ये अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटा खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने से कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे तो वहाँ के आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें एक दूसरे जगह जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह था कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इस जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इसके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह था कि पेड़ और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम पे आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, और पानी झीलों, झरनों, नदियाँ से ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूखता है। झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसा झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटा खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियां के गट्ठे लगाकर भाले और बाढ़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थीं। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता था और साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटा खाद्य संग्राहक के होने का प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटा खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पाए गए हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके। शैल चित्रकला। इनमें से हमें क्या पता चलता है? हम शैल चित्र, इनमें से चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपने अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया का जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, इसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने का आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं और पुरुष और बच्चों इन अनाजों का भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहीं उगते थे और कब पकड़कर तैयार करते होंगे।
ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे कृषक बन गए होंगे। इस तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया वह कुत्ता जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण में इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्ता को ही क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवर को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यहाँ ही नहीं, लोग उन्हें पौधे को भी चुनते हैं जिनके बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूती डंठलें अनाज के पके दाने को भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीज संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगने के लिए उनको गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का। बसने की प्रक्रिया को पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई है। सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह बसने वाले पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते, बाद में भेड़, बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे लगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों को पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों को उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों ने बड़ी बड़ी मिट्टी के बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुने या फिर जमीन में गड्ढा खोदकर। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी का या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिनसे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों का देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही तो है, साथ ही उसमें दूध भी प्राप्त हो सकते हैं जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्द में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 देखो। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों ने शुरुआती कृषक और पशुपालक के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये फिर उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में है और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों बस्तियों थी या नहीं, इसे खांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाया गया होगा। वैज्ञानिक इन अनाज के दाने की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जा रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। वर्तमान समय में पश्चिम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जिनसे उन्हें ठंड के मौसम के लिए सुरक्षित मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वस्तुओं से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था।
आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुरयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकृत किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के तपस्या में धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ स्त्री और पुरुष ने इस इलाकों में सबसे पहले जौ और गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें से हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर के 4 या उनसे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनसे अति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक के मृतकों के खाने के लिए रखा गया होगा। अभी चैप्टर समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।